नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत है। जो पॉलिटी का क्लास चल रहा है उसके तहत हम लोग जो है आर्टिकल भारत की आज़ादी जो है 1947 में भारत क्या हो गई थी, आज़ाद हो गई थी। उसके तहत जो हम लोग पढ़ें, जितने भी एक्ट पढ़े, जो जो एक्ट जो है 1600 से जो चल रहा था वह 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह के बारे में जाने क्या क्या है। अब हम लोग जो है आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे, अनुच्छेद 1 से, जिसमें सबसे पहले जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। चैप्टर का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। देखेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो है यह भारतीय संविधान के भाग 1 में है। कितना में है? भाग 1 में है। और कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में है। और उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो है संविधान के भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और अनुच्छेद 5 जो है वह नागरिकता की शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 1 से 4 में क्या क्या बातें हैं उसके तहत। अब यहाँ संघ की बात है, संघ और उसके राज्य। संघ कहने का मतलब क्या होता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी कि भारत में अलग अलग राज्य हैं और एक क्या है? केंद्र है। तो यह केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली होता है किससे? राज्य से। यह संघीय व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? संघीय व्यवस्था कहलाती है। तो यही संघ और उसके राज्य से, राज्य का विषय अलग होता है, संघ केंद्र का विषय अलग होता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो विषय जिसमें जो शामिल होते हैं उसमें संघ और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन मान्यता अगर विवाद किसी बात पे हो जाए तो मान्यता किसकी मिलती है? राज्य की मिलती है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 है संविधान का, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, इसमें क्या है कि यह भारत की क्षेत्रीय सीमाओं, नाम और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के गठन पुनर्गठन से जुड़े प्रावधानों को निर्धारित करता है। इसमें क्या चीज निर्धारित होता है कि जो राज्य है उस राज्य का निर्माण कैसे होगा, गठन कैसे होगा, क्षेत्र का, उस राज्य की क्षेत्र की सीमा कितनी होंगी, इन सारे बातों का प्रावधान जो है भाग 1 में किया गया है। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हम लोग हर एक आर्टिकल का अनुच्छेद को एक एक करके देखेंगे, विस्तार रूप से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 1 क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखिए अनुच्छेद 1 जो है उसमें क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि संघ जो है उसका क्या नाम होगा और उसका राज्य का क्या क्या क्षेत्र होगा, यह है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह परीक्षा में आता है कि भारत है राज्यों का संघ, इस तरह से ऑप्शन बनाया रहता है। ठीक है, परिसंघीय, संघीय। तो यहां पर क्या है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में यही लिखा हुआ है। यानी कि यह क्या बताता है कि भारत का नाम इंडिया और भारत दोनों है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत है इंडिया नहीं, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, राज्यों का संघ कहने का मतलब क्या है कि संघीय, संघीय राज्य यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बजाय किया गया है, जो दो महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है। यानी कि अभी हमने बताया कि किस चीज का कह रहा है बात बारे में? संघीय राज्य के बारे में। ठीक है, तो इसमें संघीय राज्य के बारे में बता रहा है। अब देखिए क्या है बात। पहला बात है भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ में है। देखिए अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच जो है समझौता है। वहां पर राज्य ज्यादा शक्तिशाली होता है बनिस्पत किसके? केंद्र के। कहां? अमेरिका में। लेकिन हमारे देश, हमारे भारत में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है राज्यों के बजाय। तो यही बात कहा गया है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, यानी कि राज्यों से कोई समझौता, कोई राज्य जो है चाहेगा कि हम भारतीय संघ से अलग हो जाएं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अभी हमने बताया ना कि कोई भी राज्य अगर चाहेगा कि हम भारत से अलग हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है,
संघ अविनाशी है, यानी कि उसका नाश संघ का यानी केंद्र जो है खत्म नहीं हो सकता है, जबकि राज्य विनाशी हो सकते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य विनाशी हो सकते हैं, यानी कि राज्य जो है जैसे कि दो भाग में बढ़ सकता है। जैसे पहले बिहार और झारखंड क्या था, एक ही था, दो बिहार और झारखंड हो गया, ठीक है। उड़ीसा भी था पहले, बंगाल था, बंगाल बिहार उड़ीसा ये सब एक ही में थे, सब अलग अलग हुए। तो राज्य विनाशी हो सकते हैं लेकिन संघ अविनाशी होता है, यानी कि उसका विनाश नहीं हो सकता है। यानी कि भारत एक अखंड है जिसमें प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। यानी कि भारत जो है क्या है, अनेकताओं वाले देश है, एकता वाले देश है, और एक सूत्र में क्या है, पूरा भारतीय संघ जो है, राज्य जो है एक सूत्र में बंधा हुआ है, ठीक है, और सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यह था आर्टिकल नंबर 1। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 1 में और क्या है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो भी राज्य होंगे उसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुसूची 1 में, किसमें, प्रथम अनुसूची में किया गया भारतीय राज्यों का उल्लेख, ठीक है। जितने भी भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो उनके सीमाएं कहां कहां तक राज्य होंगे ये सब जो है प्रथम अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। अब भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल होगा, तो राज्यों का राज्य क्षेत्र, यानी कि जो राज्य जैसे बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य का जो क्षेत्र होगा, कहां से कहां तक है बिहार राज्य का क्षेत्र, जैसे बिहार से सटा हुआ क्या है, झारखंड है, बंगाल है, तो इस सब का सीमा है कि कहां तक बिहार है, कहां तक बंगाल है, कहां तक झारखंड है, तो इसका उल्लेख किसमें है, प्रथम अनुसूची में है। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ठीक है, या भारत के राज्य क्षेत्र अभिव्यक्ति भारत के संघ से अधिक व्यापक है, क्योंकि भारत के संघ में केवल राज्य शामिल होते हैं, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र। जैसे कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए कि भविष्य में भारत का जैसे इस राज्य का कुछ हिस्सा जो है दूसरे राज्य में शामिल कर दें, या दूसरे राज्य का कुछ हिस्सा इसमें शामिल कर दें, तो परिसीमन होता है ना राज्यों का परिसीमन, तो वही बात हुआ, ठीक है। उसके तहत जो है परिसीमन करके जो है राज्य का क्षेत्र जो है बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 2 है, एक क्या था, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 हमने क्या बताया, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ कहां तक, संघ क्या है और उसके राज्य जो है उसके राज्य के क्षेत्र क्या क्या है। अब है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो नए राज्य होते हैं उन राज्यों की स्थापना, ठीक है, क्या है, उन नए राज्यों की स्थापना। जैसे मान लीजिए बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो अलग हुआ तो एक नए राज्य बना, तो उस राज्य की स्थापना के बारे में जो है कहां से किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 2 में है, आर्टिकल 2 में है। इसके यह अनुच्छेद क्या करता है, संसद को शक्ति देता है कि वह कानून द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके या नए राज्यों की स्थापना कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि नए राज्य की जो स्थापना होती है उस राज्य की स्थापना के बारे में पूर्णता अधिकार किसको है, संसद को है, लेकिन इसका एक प्रावधान है कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए बिहार राज्य में जो है झारखंड जब अलग हुआ, तब क्या हुआ कि बिहार राज्य जो है अपने यहाँ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि हाँ झारखंड को अलग किया जाए। अब यहाँ से जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जो है संसद में प्रस्तुत कराएंगे, संसद में प्रस्तुत कराने के बाद संसद में पास होगा, संसद में जब विधेयक पास हो जाएगा नए राज्य के बारे में, तब जो है नए राज्य का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। प्रोसेस है, ठीक। तो यह अनुच्छेद क्या करता है, संसद को शक्ति देता है कि वह कानून द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके या नए राज्यों की स्थापना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, यह उन राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सिक्किम, सिक्किम का भारत में विलय, देखिए जैसे कि कहने का यहां पर मतलब था कि नए राज्य की स्थापना, कहने का मतलब है कि कुछ जो संघ थे जो भारत का हिस्सा नहीं थे, संघ का हिस्सा नहीं थे, उनको भी शामिल किया गया। जैसे सिक्किम, सिक्किम को जो है भारत में विलय जो है 35वें 36वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ठीक है। अब है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है, नए राज्यों का निर्माण, जो मैंने बताया अभी नए राज्यों के निर्माण का प्रावधान क्या है, पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जो है उसको पारित किया जाता है, ठीक है, संसद के द्वारा, ठीक है।
तो अनुच्छेद 3 क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यह क्या अंश है? अनुच्छेद 3। ठीक है, इसमें किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे बिहार से झारखंड अलग किया गया, या दो या अधिक राज्यों की भागों को मिलाकर, यानी मान लीजिए कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि बिहार और झारखंड को मिला के फिर एक राज्य बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना, ये मेन है इसका। क्या अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण करना। उसके बाद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा किसी सीमा पर जो क्षेत्र है उस विवाद चल रहा है, तो क्या होगा कि संसद ऐसा भी कर सकती है कि उस क्षेत्र को शामिल कर सकती है पहले वाले राज्य में। जैसे मान लीजिए बिहार और बंगाल के बीच में सीमा का विवाद चल रहा है कि ये मेरे सीमा में है, ये मेरे सीमा में, चाहे वहां के लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ चल जाए, तो सरकार उनकी बातों को सुनती है और उस क्षेत्र को जिस राज्य के अनुरूप हो उसके अनुसार शामिल करती है। ठीक है, तो नए राज्य का क्षेत्र बढ़ाना घटाना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना। ठीक है, जैसे नाम भी परिवर्तन होता ना, जैसे पहले जब उत्तराखंड उत्तरांचल बना था, ठीक है, यूपी से अलग होकर उत्तरांचल बना था, उसका नाम परिवर्तित हुआ, क्या बना? उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नाम है। अब देखिए हमने बताया प्रक्रिया क्या है नए राज्य की स्थापना का, तो उस जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम पॉइंट है। देखिए नए राज्य की स्थापना से संबंधित जो विधेयक होता है उसे सब राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रस्तुत करवाया जाता है। कहां? संसद में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही संसद में पेश होगा। यानी कि यहां कहने का मतलब क्या है लिखा हुआ? राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए भेजना होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई विवाद है तो राष्ट्रपति उसको विधानमंडल में भेजेंगे। ठीक है, विधानमंडल में भेजेंगे यानी कि जहां विधानसभा है, विधानसभा, विधान परिषद, और जहां विधानसभा है तो सिर्फ विधानसभा, वहां जाएगा, वहां से पास होके आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां से पास होके आया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको मान ही ले। ठीक है ना, लेकिन जनरली सामान्यतः मान लिया जाता है और जो है विधेयक फिर नए राज्य की स्थापना हो जाती है। लेकिन ऐसा बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ये सब पॉइंट, यही सब पॉइंट जो है अच्छे अच्छे एग्जाम में, जैसे यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, आईएएस का एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा, वो सब उन सब एग्जामों में इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सबसे पहला बात, अनुच्छेद 3 में याद रखिए कि नए राज्यों की स्थापना, निर्माण की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में नए राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति भेजते हैं प्रस्ताव। अगर राष्ट्रपति को किसी बात को लेकर अगर दुविधा है या फिर राज्य के बारे में कोई विवाद है तो वह पहले विधानसभा में भेजते हैं, वहां पर विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो संसद में पास होता है। लेकिन जो विधानसभा से पास होकर जाता है उस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति संसद या राज्य मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बताया। अब देखिए यह क्या था? अनुच्छेद 3। उसके बाद है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि पहली और चौथी अनुसूची में जो संशोधन होगा, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो है बनाए गए किसी भी कानून के लिए संविधान के अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, देखिए जो मेन बात याद रखना है वह सुनिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित संविधान में संशोधन नहीं हो सकती है। और संविधान संशोधन का अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल 368, 368 जो से संविधान संशोधन होता है। तो यहां पर याद करने वाली बात यही है कि
आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित संविधान संशोधन नहीं हो सकता। यही बात को यहाँ पर बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा यह जो होता है यह साधारण बहुमत, कौन सा बहुमत, कानून को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, नहीं कि विशेष बहुमत से। और साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है? साधारण बहुमत यानी कि सदन में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1। जैसे मान लीजिए कि 543 सीट है ना जी, 543 सीट है। अब मान लीजिए कि इसमें से 500 सदस्य जो उपस्थित हैं सदन में, ठीक है, ठीक, तो 500 में सदन में उपस्थित है, तो इसका 50% प्लस 1 यानी कि 250 प्लस 1 251 सदस्य अगर जो है वोट दे देते हैं पक्ष में, तो वह विधेयक क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। जबकि विशेष बहुमत में यह तो जरूरी है, 50% प्लस 1 तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा राज्यों के भी, आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए और 2/3 मेजोरिटी से विधेयक पास होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो विधेयक होता है यह किस बहुमत से पास होता है? नए राज्यों का निर्माण वगैरह साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, अब है नेक्स्ट पॉइंट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ कि कई सारे राज्यों में जो है क्या हुआ कि भाषा के आधार पर जो है नए नए राज्यों की स्थापना की मांग हो रही थी। ठीक है, उसी के तहत जो है आंध्र प्रदेश में जो है भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का विभाजन किया गया। ठीक है, तमिल और तेलुगु को लेकर जो है वहां पर विवाद चल रहा था और इसी के तहत जो है श्री रामलुल्लु ने क्या किया था? अनशन किया था और बहुत सारे आयोग बने, जेबीपी बना, ठीक है, राष्ट्रीय राज्य पुनर्गठन आयोग बना, बताएंगे अभी। ठीक है, तो उन सब जो है उसकी सिफारिश पर जो है उनका श्री रामालुल्लु का मृत्यु हो गया था, तो अंततः जो है क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो वही बात है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यह जो है बात, यह संवेदनशील मुद्दा रहा जिसने स्वतंत्रता, अभी मैंने बताया स्वतंत्रता का और भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र को आकार दिया। कहने का मतलब है कि भारत जो देश है वह विविधताओं वाला देश है। अनेक यहाँ पर जो है अनेक भाषा बोली जाती है, तमिल है, तेलुगु है, जैसे हमारे संविधान में 22 भाषा शामिल है। ठीक है, तो अलग अलग भाषा है, तो भाषाई आधार पर जो है मांग उठी थी स्वतंत्रता के बाद कि हमारा अलग राज्य बने। और इसका मांग का कारण था कि लोग जो चाहते थे कि हमारा भाषा के नाम पे जो है राज्य अलग होगा तो हमारा ज्यादा विकास होगा, ऐसा मान्यता था, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, बहुत इसके सकारात्मक बातें भी हो सकती है, नकारात्मक की गठन भाषा के आधार पर यह विवाद का विषय है, विश्लेषण का विषय है। ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं है। ठीक है ना, यह सब यूपीएससी के मेंस में परीक्षा में या बीपीएससी के मेंस के परीक्षा में ये सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, कि अभी भी भाषा के आधार पर मांग होती है ना कि राज्य का गठन किया जाए, तो क्या यह सही है नहीं है, इसके बारे में हम कभी विस्तार से बताएंगे अगली आगे क्लास में। अभी जो है जितना जरूरी है उतना जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ कि पृष्ठभूमि क्या हुआ, भारत की स्वतंत्रता से पहले से ही विभिन्न भाषाई समूहों द्वारा भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग की जा रही थी। महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने कांग्रेस को नागपुर अधिवेशन में यह कहा कि प्रशासनिक सुविधा और सांस्कृतिक एकरूपता के लिए भाषाई प्रांतों का गठन आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, किस चीज के लिए, कि अगर मान लीजिए कि छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे तो प्रशासनिक क्या होगी, सुविधा होगी, यानी कि लोगों तक प्रशासन का पहुंच क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है सांस्कृतिक एकरूपता, यानी कि वहां की जो संस्कृति है, अगर छोटे राज्य होंगे और छोटा है तो वहां पर सांस्कृतिक एकरूपता होगी। अब बड़ा होगा तो जैसे संस्कृति जो है क्या होगा, जैसे बदल जाता है कल्चर ना थोड़ा थोड़ा दूर पे। ठीक है, इसीलिए भारत को तो विविधताओं वाला देश कहते हैं, तो गठन की आवश्यकता थी। ठीक है, हालांकि स्वतंत्रता के बाद जो है विभाजन की त्रासदी को देखते हुए तत्कालीन नेताओं ने जो है राज्य के पुनर्गठन को देश की एकता के लिए कमजोर बताया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ
ये आजादी के पहले जो है नागपुर अधिवेशन में ऐसा बात रखा गया था लोगों के द्वारा कि लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बात को नकारते हुए कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो जो है क्या होगा कि देश में जो राज्य हैं उन लोगों के बीच में जो है एकता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है, अखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों से नकार दिया गया था। अब देखिए, अब भाषा के आधार पर जो है अलग अलग आयोग की मांग की गई, जिसमें सबसे पहले जो है एसके धर आयोग, कौन, भाषाई प्रांत आयोग 1948 में गठित किया गया। कब गठित किया गया, 1948 में। संविधान सभा ने 1947 में भारत आजाद हुआ था, जून 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को क्या कर दिया, नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इनकी सिफारिश कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, नहीं कि भाषा के आधार पर। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एसके धर आयोग जो था जिसका गठन 1948 में किया गया, इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है होना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, यानी कि प्रशासन का जितना सुविधा होगा जिस अनुसार उस अनुसार राज्यों का गठन किया जाए, ठीक है। तो यह किया था। उसके बाद जो है एसके धर समिति 1948 के बाद जो है इस जो है फिर भी विवाद बढ़ते गया, ठीक है, जनता में और ज्यादा असंतोष बढ़ते गया। तब जो है जेवीपी समिति आया, कौन, जेवीपी का मतलब हुआ जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी समिति। इसका भी गठन कब हुआ, 1949 में हुआ, कब, सॉरी 1948 में, ठीक है। इन्होंने भी भाषा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन को क्या कर दिया, ठुकरा दिया कि जेवीपी समिति भी इस बात को ठुकरा दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश का गठन और आंदोलन चला, जो हमने बताया थोड़ी देर पहले। धर आयोग और जेवीपी समिति के रिपोर्ट के बावजूद दक्षिण भारत में भाषाई राज्य की लगातार मांग बढ़ रही थी, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत तेलुगु भाषी ने अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया। किस राज्य की मांग को लेकर, आंध्र, यानी कि तमिल से, तमिलनाडु से, मद्रास से, जिसका नाम तमिलनाडु का पहले जो है मद्रास प्रांत था, तमिलनाडु है, चेन्नई जिसको आजकल कहते हैं हम लोग, उससे जो है अलग होके आंध्र प्रदेश के गठन की मांग हो रही थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता था और तमिलनाडु में, मद्रास में तमिल बोला जाता था, ठीक है। तो इस आधार पर मांग उठा। इसी के तहत कांग्रेस के एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलुल्लु, ठीक है। इन्होंने आंध्र राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक, यह भी परीक्षा में आता है कि कितने दिनों तक हड़ताल किया था, तो 56 दिनों तक हड़ताल किया था। जिसके बाद दिसंबर 1952 में देखिए उनका निधन हो गया। याद करने का तरीका देखिए, एसके धर समिति 1948, जेवीपी समिति 1948 और पट्टाभी सीतारमैया की मृत्यु कब हुई, 1952 ईस्वी में, ठीक है। तो कब हुआ, 1952 में जब उनका निधन हो गया, तो उनके निधन से आंदोलन और क्या हो गया, उग्र हो गया, जिस पर सरकार का भारी दबाव बढ़ गया। और अंततः जो है क्या हुआ कि जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद जो है 1953 ईस्वी में यह आंध्र प्रदेश का क्या, तमिलनाडु मद्रास प्रांत का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया और आंध्र को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। अंततः जो है अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। परीक्षा में आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वह है कौन, आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ था, मद्रास, तमिलनाडु, चेन्नई से, ठीक है। तमिल भाषा से अलग होकर तेलुगु भाषा बोला गया, तेलुगु भाषा वाला राज्य, ठीक है, अलग हुआ, ठीक है। इसके पहले कौन सी दो समितियां थी, तो भी याद रखिए कौन कौन समिति थी, एसके धर समिति, जेवीपी समिति, एकदम याद कीजिए सब, ठीक है। उसके बाद और क्या इसमें याद करें, उस दोनों समिति का गठन कब हुआ था, 1948 में। श्री रामालुल्लु जो है कब जो है हड़ताल किए थे, 1952 में। कितने दिन हड़ताल किए थे, 56 दिन। इनके बाद मृत्यु हो गई और 1953 में हुआ पहला। यह भी पूछा हुआ है कि कब गठन हुआ था, 1953 में। इसके बाद जो है जब गठित हो गया तो उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है, किनकी अध्यक्षता में,
फजल अली की अध्यक्षता में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया, जिसके आधार पर 1956 में राज्यों का बंटवारा हुआ। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अलग अलग भाषा समूह वाले भी मांग पकड़ने लगे, जिसके कारण जो है फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो है 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। यह समिति फजल अली की अध्यक्षता वाली जो समिति थी, यह कितने सदस्यीय थी? 3 सदस्यीय थी, जिसमें कौन कौन थे? के एम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। ठीक है, 3 नाम याद रखिए। फजल अली अध्यक्ष थे, इसके अलावा 2 सदस्य थे, लेकिन टोटल कितने सदस्य हुए? 3। फजल अली, के एम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, और इस समिति जो थी यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में, और राज्यों का पुनर्गठन कब शुरू हुआ? 1956 में। ठीक है, और 1956 में प्रस्तुत किया। कब? 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 53 में गठित हुआ, 55 में रिपोर्ट प्रस्तुत। कोई भी समिति गठित होती है तो वह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ना, तो वह अपना या फजल अली वाली जो आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग वाली जो थी, यह अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1955 में की। ठीक है, सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें इसकी प्रमुख इनमें रिपोर्ट जो था, इसमें क्या क्या कहा गया? इसने भाषा को राज्यों का पुनर्गठन का मुख्य अधिकार स्वीकार किया, क्योंकि यही तो मेन मुद्दा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, तो भाषा जो है मुख्य आधार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। ऐसा नहीं किया गया कि एक भाषा और एक राज्य बनाया जाए। ठीक है, नहीं। ठीक है, उसके बाद इसने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास और अन्य कारकों को भी ध्यान में रखने की बात कही। ऐसा नहीं था कि ठीक है भाषा की बात तो स्वीकार कर ली गई, लेकिन उसमें जो है बाकी अलग अलग दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टिकोण, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण, ये सब दृष्टिकोणों का उसमें ख्याल रखा गया रिपोर्ट में। ठीक है, इसने जो मौजूदा जो उस समय राज्य थे उसको 4 श्रेणी में वर्गीकरण ABCD को समाप्त कर दिया। उस समय जो मौजूदा श्रेणी था, जो राज्य थे उस समय भारत की आजादी के बाद 4 समूह में बटे हुए थे ABCD, उसको समाप्त कर दिया गया, और उस समय जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, आया बात समझ में? जिस समय जो है फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस समय जो है क्या था कि भारत 4 भागों में बटा हुआ था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के तहत। अब जो है उसको समाप्त कर दिया गया, और उस समय 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, अब जो है इसके बाद क्या है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ कब? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। तो देखिए याद एकदम फिर से एक बार, एसके धर समिति 1948, जेबीपी समिति 1948, दोनों ठुकरा दिया। उसके बाद जो है रामालुल्लू की मृत्यु हुई 56 दिन के उपवास के बाद। उसके बाद 1953 में जो है राज्य बना। ठीक है, कौन? आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य बना, तमिलनाडु से अलग होकर, चेन्नई से अलग होकर। ठीक है, उसके बाद जो है फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में, जिसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1955 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना कब? 1956 में। यानी कि राज्यों को अलग करने से संबंधित एक्ट बनेगा, तो कब बना? 1956 में। ठीक है, जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? लागू हुआ, जिसमें के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, भाग ABCD सबको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसमें सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद त्रावणकोर, कोचीन, केरल, मैसूर, कर्नाटक का पुनर्गठन हुआ। बॉम्बे का पुनर्गठन 1960 में। गुजरात को अलग किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र मराठी भाषाओं के लिए, गुजरात गुजराती भाषाओं के लिए 1960 में अलग हुआ। उसके बाद पंजाब का भी पुनर्गठन किया गया। ठीक है, पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद 1966 में पंजाबी भाषा, हरियाणा हिंदी भाषा और हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। इसके बाद जो है अलग अलग समय पे जो है अलग अलग राज्य का पुनर्गठन हुआ, जैसे नागालैंड 1953 में बना, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम अभी पहले थोड़ी देर पहले बताए थे 35वां 36वां संविधान संशोधन 1975 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000, और अभी हाल ही फिलहाल में बना है 2014 में तेलंगाना। और इससे भी अभी लेटेस्ट जो है
हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, वहां पर आर्टिकल 370 को समाप्त करके शामिल किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, अब वो जो 28 राज्य हैं वह कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है, जिसकी राजधानी अमरावती है। देखिए, ये राजधानी भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल। सब याद कीजिएगा, ऐसा नहीं है। मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान जो पंजाब का भी है और हरियाणा का भी है। राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद है, त्रिपुरा का अगरतला है। देखिए, तेलंगाना का हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश का अमरावती है। त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता। संघ और उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर ग्रीष्मकाल में, जम्मू शीतकाल में, लद्दाख, लेह, लक्षद्वीप, कावाराती। लक्षद्वीप तो बहुत बार पूछा है एग्जाम में, पुडुचेरी का पुडुचेरी ही है। अब इसका महत्व क्या हुआ? देखिए, प्रशासनिक सुविधा अभी हमने बताया कि फजल अली आयोग जो है उसने क्या कहा कि पुनर्गठन तो होना चाहिए, लेकिन जो है सामाजिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। तो ये सब प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से जो है किया गया। सांस्कृतिक पहचान जो है संरक्षित रहे, एकता पर जो है, एकता में किसी प्रकार का जो है दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उस बात का ख्याल रखा गया। ये सब महत्व है इसका। जो मेंस के एग्जाम में सब आता है तो ये सब पॉइंट लिखने की जरूरत पड़ती है। क्षेत्रीय असंतुलन, हालांकि कुछ मामलों में इसने क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म दिया जो आज भी जारी है। ठीक है, तो हम लोग भाग एक संविधान का भाग एक हम लोग पढ़ चुके, खत्म। उस पे जो है जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बिंदु था, उस पे चर्चा किए। ठीक है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सभी परीक्षाओं में, कि आप किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी का कर रहे हो, बिहार दरोगा का कर रहे हो, बिहार पुलिस का कर रहे हो, या फिर और भी अन्य स्टेट का जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम का कर रहे हो, यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हो, हर एक परीक्षा के जो पीटी है, ठीक है, उसके दृष्टिकोण से जो है सारी बातें बताई गई है। मेंस के लिए अलग प्रकार की क्लास होती है। ठीक है, तो और जितने भी फैक्ट्स है वो सारे फैक्ट्स को बताया गया। तो आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कीजिए और याद कीजिएगा और पेन पेपर लेकर बैठिए, नोट कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आपको जो है रिवीजन करने में सुविधा हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों को जरूर बताएं कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़िए, बहुत भी डिटेल से बताया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, भाग 2 के साथ संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर 12 तक जो है पढ़ेंगे। तब तक आप जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ठीक है, और धन्यवाद।